महमूद अली साहब, मैंने जो बात कही और मैंने जो आपका काम करने का तरीका देखा, मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि ये प्रोग्राम हमने लाया है, कोई सताए हमें बताए। तो आपने पूछा कि क्यों लाए हो ये प्रोग्राम, तो मैंने आपको बताया कि इसमें वर्चुअल एफआईआर होता है और किसी को कोई परेशानी होती है तो इमिडिएटली वो एक स्टोरी का रूप ले लेता है और सारे डीजीपी अक्रॉस इंडिया कनेक्टेड हैं और आप एक होम मिनिस्टर हैं और मैं आपने ये कहा कि तुम अपना फोन लो और डायल करो पुलिस का नंबर और 10 मिनट के अंदर 7 से 8 10 मिनट के अंदर वो मौजूद होगा। और मैंने प्रैक्टिकली वो किया और वो लोग वहां पे मौजूद थे। आपने ये भी बताया कि आपके पास बजट है और आपने सीसीटीवी हर जगह लगाया है। पैनल बने हुए हैं जहां पे आप मॉनिटर करते हैं कि कोई भी गाड़ी कोई भी क्राइम होता है तो वो स्टेट क्रॉस नहीं कर सकता, आपने ये कहा। महमूद अली साहब, मैं ये बात बहुत आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई सोल, मैं अपनी आत्मा से बात कर रहा हूं, अपनी रूह से बात कर रहा हूं। ये मुल्क ऐसा मुल्क है कि 1.4 बिलियन लोग हैं और यहां पे दो बड़ी बड़ी युद्ध हुआ है, जंगें हुई हैं। उसका जिक्र महाभारत में है और रामायण में है। सीता जी का अपहरण हुआ था, उस वक्त के रूलर श्री राम थे और उन्होंने लंका को तहस नहस कर दिया था। इट वॉज अ डेवलप्ड कंट्री दैट टाइम। और कुरुक्षेत्र गवाह है इस बात का कि एक महिला का चीरहरण हुआ था, यानी डिसरिस्पेक्ट हुआ था। श्री कृष्णा ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये वो मुल्क है जहां पे बहुत सारे वली अल्लाह आए हुए हैं। ये वो मुल्क है जहां पे महिलाओं की बेइज्जती को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाता है। आप गवर्नमेंट में हैं और आपने भी ये दिखाया कि तेलंगाना में किसी भी महिला के अगर बेइज्जती होती है तो आप पता नहीं क्या कर देंगे। इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या किया और आगे क्या करेंगे। इरफान साहब, सबसे पहले मैं आपका अपने तेलंगाना में वेलकम करता हूं और आपने आज हमारी स्टेट में जो प्रोग्राम जेवल्स इंडिया ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम किया है, मैं देखा हूं हमारे कई मिनिस्टर्स भी बात किए, खासतौर से मुख्तार अब्बास नकवी साहब का सुना। उन्होंने पहला नाम लिया है तेलंगाना का। ये तेलंगाना के लिए प्राउड की बात है। तेलंगाना स्टेट 2014 में बनी है और तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी 2001 27 अप्रैल को बनी है। उसका एक ही एजेंडा था, क्या? तेलंगाना। उसके लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने, क्योंकि हमारे काफी दोस्त हैं यहाँ पर, सब जानते हैं मुझे भी, मैं भी उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। 14 साल जद्दोजहद किए, 1-2 साल नहीं, 6 महीने नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं वो पावर के लिए बनाते हैं। हमारे पास हमारे अली मसकती साहब यहाँ मौजूद है, तेलुगु देशम पार्टी के बहुत सीनियर लीडर है। एनटी रामाराव साहब ने जब तेलुगु देशम पार्टी बनाई 9 महीने के अंदर वो पावर में आए। मगर केसीआर साहब ऐसी पार्टी बनाए थे जो जद्दोजहद की पार्टी थी, जिसमें सारे लोगों को जान का खतरा था। क्योंकि 69 में भी डॉक्टर चिन्नाडी साहब यही मूवमेंट चलाए थे, जिसमें 400 से ज्यादा लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। लोग समझते थे कि अब तेलंगाना नहीं बनेगा और ये तेलंगाना हमारा हक है। ये तेलंगाना हमने नई स्टेट हासिल नहीं की। हमारी स्टेट साबिका स्टेट है, जो निजाम हुकूमत थी हमारी, आसिफ शाही दौर था, कुतुब शाही दौर था, काकतिया दौर था, जब से ही तेलंगाना का वजूद है। 1948 में हर जगह हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमारे जो निजाम थे वो भी मिलना चाहते थे। कुछ हालात ऐसे हुए जिसकी वजह से 48 में हमें हिंदुस्तान में शामिल किया गया। उसके बाद 1956 में हमें आंध्रा में मिला गया। मिलाने के बाद हमारा स्टेट जो है बैकवर्ड होगा। और निजाम स्टेट के जमाने में सारे वर्ल्ड में हैदराबाद की तारीख है, आप जान सकते हैं। जहां जहां सारे दुनिया में हीरे और जवाहरात होते थे, कहीं नहीं बिकते थे, वो निजाम स्टेट में आकर फरोख्त करते थे। जिस तरह आज लोग दुबई में एक्शन करते हैं, क्योंकि निजाम के पास इतनी दौलत थी कि वो हर कीमती चीज वो खरीदते थे, अपने खजाने में जमा रखते थे। एक खुशहाल रियासत थी। उसके लिए जद्दोजहद किए और 14 साल जद्दोजहद करने के बाद 2014 में हमारा तेलंगाना हमें वापस मिला। उसके बाद इलेक्शन आया, तेलंगाना की आवाम ने टीआरएस पार्टी को वोट दी। यकीनन हम इंदिरा सोनिया मैडम के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इसमें हमें बहुत मदद की। तेलंगाना बनने के बाद सबसे बड़ा मसला था जब हमारे केसीआर साहब, जो हमारे चीफ मिनिस्टर, जब हमारे पार्टी के सदर थे, हम हिंदुस्तान के कई पार्टियों के कायदीन से मिलते थे जिनके पार्लियामेंट में नुमाइंदगी थी। वो कहते थे कि भाई
केसीआर साहब आप तेलंगाना कह रहे हैं, तेलंगाना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, नेक्सलिज्म है यहाँ पर, क्रिमिनल राइट्स होते हैं यहाँ पर। किस तरह आप तेलंगाना एक छोटी स्टेट बनने के बाद और भी बढ़ जाएंगे, कैसा कंट्रोल करेंगे? यहाँ पर पावर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ फार्मर्स को पावर बराबर नहीं मिलता था। 2002 में जब हमारे फार्मर्स यहाँ पर आकर बशीरबाग पर, क्योंकि असेंबली करीब थी, प्रोटेस्ट किए, तो उस वक्त 8 से 10 फार्मर पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए थे। तो फार्मर्स चाहते थे कि हमें 2 घंटे करंट आउट दिया जाए, जब चार्जेस भी लिया जाता था। मगर करंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके तेलंगाना में, आप किस तरह कंट्रोल करेंगे? फार्मर सुसाइड करते हैं और फार्मर का हाल बहुत पतला है यहाँ पर, किस तरह फार्मर्स को कंट्रोल करेंगे? आप तेलंगाना लेने के बाद इस तेलंगाना को किस तरह डेवलप करेंगे? तो हमारे सीएम साहब कहते थे कि तेलंगाना एक वेल्दी स्टेट है, आज इसकी तारीख है तेलंगाना की, जो निज़ाम स्टेट थी। बहुत से वसाइल है हमारे पास, पर हमारे वसाइल हमको यूज करने नहीं दिया जा रहा। ये वसाइल पड़ोसी स्टेट में यूज किए जाते थे, जो साबिका में हम एक साथ रहते थे, हमारा रेवेन्यू उधर इस्तेमाल होता था। उसके लिए 14 साल जद्दोजहद सीएम साहब ने की, सारे तेलंगाना की आवाम भी साथ दी, बहुत से पार्टियों ने भी हमें साथ दिया। अब तेलंगाना हासिल होगा। तेलंगाना हासिल होने के बाद सबसे बड़ा मसला एडमिनिस्ट्रेशन का था। आप जो अब सवाल करिए पुलिस का, वो बताना चाहता हूं, क्योंकि 1-2 साल नहीं, हम जब स्टेट हमारी मतलब इंडिपेंडेंस के 65 साल के बाद हमारी स्टेट बनी, 65 साल के दौर में भी काफी लोगों ने हुकूमत की, हर कई 2 पार्टियों ने खासतौर से हुकूमत की। कांग्रेस 48 साल हुकूमत की और तेलुगु देशम 17 साल हुकूमत की। सबसे बड़ा मसला जहां का था लैंड ऑर्डर का, तेलंगाना का स्टेट बनने के बाद सीएम साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट थे इरफान साहब, 10 डिस्ट्रिक्ट में पार्लियामेंट्री सर्वे हुआ था। दिल्ली से पार्लियामेंट की कमेटी आई थी जब तेलंगाना बनने से पहले, तो 10 में से 9 डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड करार दिया गया था, सिर्फ हैदराबाद छोड़कर। तो मतलब हमारे हाथ में जो मिले हैं 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड, 1 डिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड मिला। तो उसे किस तरह आगे बढ़ाने के लिए हमारे सीएम साहब ने खासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट थे, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा था, 100-100, 200 किलोमीटर होते थे, ताकि कलेक्टर हो या वहां का एसपी हो, जाके कंट्रोल करना या दौरा करना या वेलफेयर का काम करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए उन्होंने छोटे डिस्ट्रिक्ट बनाए। आज हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया गया। और उसके बाद खासतौर से डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि लैंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला होता है। जिस घर में अमन और सुकून होता है, वो घर की तरक्की बहुत तेजी से होती है। जिस स्टेट में अगर अमन नहीं रहेगा तो वहां पर तरक्की होना नामुमकिन है, क्योंकि आप देखिए जहां पर भी लैंड ऑर्डर खराब है, कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते। महमूद अली साहब, मैं उसी बात पे आ रहा था कि आपने कहा कि वी आर टॉकिंग ऑफ जॉब्स। जाहिर सी बात है, कॉरपोरेट वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे, यानी सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, बाहर के मुल्कों से भी इन्वेस्टर आएंगे। कोरोना पैंडेमिक के बाद ये हुआ था कि चाइना से बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 30-40 कॉरपोरेट्स जो फिलीपींस चले गए, कोई ताइवान चले गए, कोई बांग्लादेश चले गए। मेरा ये मानना है कि अभी यूक्रेन में वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज वहां से हट गए, लगभग 30-35। इंडिया एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहां पे लोग आएंगे। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी ये समझ में आ रहा है कि जो ऑयल है, ये गैस है, लिक्विड गैस है, ये एक लिमिटेड पीरियड तक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो वो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान आना चाहते हैं। आप किस तरीके से अश्योर करना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट होगा, ताकि बाहर के इन्वेस्टर यहां आए और सुकून से बिजनेस कर सके, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट हो सकता है? मैं आपको यही बात बता रहा हूं, क्योंकि आप मुझे बताए हैं जी कि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जिस तरह यहाँ पर औरतों की मतलब अहमियत दी जाती है, तो सीएम साहब ने क्या किया, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद उसी तरह नए कमिश्नरेट बनाए गए। साबिका में 2 थे, एक हैदराबाद और एक साइबराबाद, मगर सीएम साहब ने नए 60 कमिश्नरेट बनाए, 15 एसपी ऑफिस बनाए। और खास तौर से यहाँ पर आ रहा हूँ, हमारे पास शी टीम्स है। आज हमारे पास 333 शी टीम्स यहाँ पर काम करें, 333 शी टीम्स पूरे तेलंगाना में। उसी तरह भरोसा सेंटर बनाएगा, बहुत से डिस्ट्रिक्टों में भरोसा सेंटर काम कर रहा है, वो सिर्फ महिला के लिए। सारे इंडिया के अदर स्टेट के लोग आते हैं, खासतौर से शी टीम्स के बारे में बहुत से रिपोर्ट जमा करके जाते हैं, ताकि उनके स्टेट में भी शी टीम कायम किया जाए। और खास बात ये कि पुलिस के अंदर
जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें 33% महिला को मौका दिया गया। पॉलिटिकल तो अलग देते हैं, पर हर पुलिस स्टेशन में हमारी महिला रहती है। बहुत अच्छी तरीके से औरतों के साथ सलूक किया जाता है। औरतों की जो तकलीफ होती है, भरोसा का नाम ये है कि इंसान भरोसा किस पे कर सकता है, अपनी माँ पे करता है, अपने भाई पे करता है। तो भरोसा टीम वही काम करती है। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो बहुत सीक्रेसी मेंटेन करते हैं ताकि आपकी बदनामी ना हो। कोई आदमी किसी को छेड़ता है, फोन कॉल करता है, औरतों को सताता है, अगर वो बात बाहर चले जाए तो उसके खानदान, उसका रिश्ता होना, उसके लिए बहुत से मसाइल होते हैं। इसीलिए उसका नाम भरोसा सेंटर दिया गया। अगर हम कंप्लेन करेंगे, बहुत सीक्रेसी मेंटेन करते हुए उस कंप्लेन को हल करेंगे। और आप सीसीटीवी का भी जिक्र किए, इंडिया में जितने सीसीटीवी कैमरे हैं उसका 68% कैमरे हमारे हैदराबाद में है, मतलब तेलंगाना स्टेट के अंदर है। तो पुलिस बहुत अच्छी तरह से काम करी, क्योंकि हमारी बहनों का रक्षा बहुत अहमियत है। आप तो सारा इंडिया फिरते हैं, मुझे कुछ लोग आकर अदर स्टेट से, क्योंकि किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता, मुझसे कहे कि मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है, रात के 12 बजे भी यहाँ पर लोग अपने बीवी को पीछे बिठाकर, बीवी के गले में जेवर भी होता है, बिठा कर ले जाते हैं। मैं बात जगह बहुत मुश्किल होता है, हैदराबाद और खासतौर से तेलंगाना में लैंड ऑर्डर के बारे में बहुत अच्छा लैंड ऑर्डर है, उसके लिए मुबारकबाद भी देते हैं। तो हमारी हुकूमत यही चाहती है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज भी काफ़ी है। इंडस्ट्रीज पॉलिसी इंडिया में है तो हमारी बेस्ट पॉलिसी। विद इन 15 डेज आपको पूरे परमिशन दिए जाते हैं इरफान साहब, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं तेलंगाना में, हम वेलकम करते हैं आपका जी सलाम के जरिए, और उनको हर किस्म की हम सहूलत पहुंचाने के लिए तैयार है। क्योंकि इंडस्ट्रीज आने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, और एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मसला है। इंसान के लिए जिंदगी में सबसे अहम चीज अपना पेट है, अपने अफराद खानदान का पेट है। उसके लिए इंसान को कुछ ना कुछ जराए से आमदनी होना पड़ता है। वो हुकूमत की जिम्मेदारी है उनको जॉब प्रोवाइड करे, और उसके लिए इंडस्ट्रीज को हम इन्वाइट करेंगे तो इंडस्ट्रीज के जरिए लोगों को मुलाजिमतें मिलेंगे। उसके लिए हमारी स्टेट बहुत मुनासिब है, बहुत अच्छा हमारी स्टेट में प्यार और मोहब्बत है। गंगा जमुना तहजीब जिसे आप देखते हैं वो हमारी स्टेट में नजर आएगा। यहाँ पर हर आदमी बहुत खुशी, हंसी खुशी, प्यार और मोहब्बत से रह सकता है। जब हम कहते हैं हैदराबाद, एक एक शब्द उसके साथ जुड़ता हाय, तो यू आर ऑलवेज हाय। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद साहब ये कहा करते थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो मेरी माँ मेरी गुनाहों को इस कदर धो देती है, मेरी माँ मेरी गुनाहों को इस कदर धो देती है, जब वो गुस्से में होती है तो रो देती है। तो माँ का इतना बड़ा मुकाम है। माँ जो होती है वो एक छोटी बच्ची के रूप में ही आती है और वो बड़ी होती है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से 3 तलाक का मसला था, हिजाब वाला भी मसला आया, क्या आप मुस्लिम कम्युनिटी में बॉयज़ को बताना चाहते हैं कि आप अपनी महिलाओं को किस तरीके से ट्रीट करें? कहीं ना कहीं कमी तो है, अगर मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूं तो क्या मैसेज है आपका? देखिए, हिजाब डेफिनेट, मैं तो बताऊं सारे लोग हिजाब इस्तेमाल करना चाहिए, दांत पात नहीं होना चाहिए। ये तो औरतों के लिए एक अपना सर छपाने का एक तरीका है, हिंदुस्तानी कल्चर है। कई हमारे मावाड़ी बहनें सर पे से पूरा पल्लो ढाकते हैं, तो हर एक का एक कल्चर होता है, उसमें कोई एतराज नहीं करना चाहिए। ये तो माँ जो है यकीनन माँ होती है। दुनिया में एक ही शख्स है जो बाप और माँ अपनी औलाद को अपने से आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, उतनी मोहब्बत करने वाला कोई नहीं होता। हम बात चीजें अपने गैर जरूरी तरक्की से तरफ जाने के बजाय छोटी छोटी चीजों में उलझ रहे हैं। हमें इल्म चाहिए, और खास तौर से मैं आपके मीडिया के जरिए सारे मुसलमानों से कहता हूं कि पहले अपने बच्चों को तालीम दिलाइए। जब तालीम सबसे अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए, जरूर आप तरक्की करेंगे। और इंशाल्लाह जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारी हुकूमत भी उनके लिए बहुत से अच्छे अच्छे स्कीम्स लाकर उनको डेवलप करना चाहती है। डेफिनेट इस स्टेट के अंदर बहुत से ऐसे मौके फराहम किए जा रहे हैं जिससे हर कोई फायदा उठा सकता और बिला मजहब व मिलत। तो डेफिनेट मुस्लिम कम्युनिटी को हाथ में कलम होना चाहिए, और कलम जब आएगा तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। और हमारी स्टेट में काफ़ी अच्छे तरीके से एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त भी प्रोवाइड किए। महमूद अली साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई महिला परेशान होती है, पीड़ित होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस ही क्यों ना हो, कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो जाकर किसी थाने में कंप्लेंट लिखाए। तो क्या आपके पास क्वांटिटी जो है वुमेन पुलिस का वो है? देखिए, हमारे हर पुलिस स्टेशन में कोई भी महिला जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा सकती है। अगर उसे पढ़ना नहीं आता तो बाज़ाब्ता वहां पर रिसेप्शन पे
5 स्टार होटल में जिस तरह रिसेप्शन रहते हैं, नए जो पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, एक से एक आला पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, कमिश्नरेट ऑफिस बनाए जा रहे हैं, वहां पर आपको खाली कहना पड़ेगा, आपका फॉर्म पूरा फिलअप कर कर वहीं दाखिल किया जाएगा। जो भी पुलिस स्टेशन में जाके आपके हुदूद से हटकर भी रहे, वो 0 FIR बुक किया जाता है, बाद में उस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया जाता है। औरतों के लिए खास तौर से बहुत से हमारे पास सहूलतें फराहम की गई है। जितने बस स्टैंड है जहां पर लोगों को टार्चर किया जाता है, खासतौर से कॉलेजों के पास लड़कियों को, वहां पर हमारे ऑफिसर्स किसी को मालूम नहीं था, कैमरे लगा कर रहते हैं, लोगों अनड्रेस रहते हैं, बराबर वहां नजर रखते हैं ताकि वो किसी किस्म की छेड़छाड़ या लोगों को डर खौफ ना हो, अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे हम पूरा कर रहे हैं। महमूद अली साहब, वन क्वेश्चन की जी सलाम में एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं जिसका नाम है जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब प्रोग्राम में यह है कि जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है और जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं ऑल ओवर इंडिया, वो जब शहादत देते हैं या मुल्क के लिए लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने पीछे जो परिवार छोड़ के जाते हैं। मैंने बहुत सारी स्टोरीज की, उसमें ऐसे भी आए जहां पे एक शहादत जहां पे हुआ है जिस खानदान में एक ही बच्चा था और बूढ़ी मां को आंखों में दवाई डालने के पैसे नहीं थे। उस स्टोरी को करते वक्त मैं जब एंकरिंग कर रहा था तो मैं स्टैमर कर रहा था, मैं फंबल कर रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। तो मेरा यह मानना है, क्या आप इस मंच से एश्योर करेंगे कि किसी भी परिवार वालों को जो यूनिफॉर्म पहना है और अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए जाबाजी से काम कर रहा है, कैन यू हैव सम स्कीम जहां पे उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए या किसी तरीके के कोई रिलीफ के लिए आप कुछ देना चाहेंगे? आपका स्टेट कुछ देना चाहेगा? हमारा स्टेट बहुत मदद करता है। हमारे पास सैनिक वेलफेयर बोर्ड है जिसके तहत तमाम सैनिकों को जो रिटायर्ड होते हैं उन्हें भी जॉब प्रोवाइड करते हैं, और जो शहीद होते हैं, हिंदुस्तान में एक ही स्टेट है तेलंगाना स्टेट, आप देख लीजिए, संतोष साहब जो हमारे ऑफिसर थे, मिलिट्री ऑफिसर, उन्हें शहीद होने पर हिंदुस्तान में कहीं भी किसी शहीद को इतनी रकम नहीं दी गई। हमारे सीएम साहब ने 5 करोड़ रुपए दिया है, उनके मिसेज को 600 गज का प्लॉट दिया है। उसी तरह उन्हें डिप्टी कलेक्टर का एक रैंक भी दिया गया पोस्ट भी गवर्नमेंट के अंदर। उसी तरह कुछ दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद स्टेट जाकर, जो इससे पहले साबिका मिलिट्री में जो लोग, कुछ साबिका मतलब हाल की बात है, कुछ लोग शहीद हो चुके थे, वहां झारखंड जाकर उन 2 शहीदान के फैमिली को 10-10 लाख रुपए दिए। हम चाहते हैं जो शहीद होते हैं, आप जो कह रहे हैं, यकीनन मैं आपके टीवी में देख चुका हूं, आपके इंटरव्यूज में देख चुका हूं, वो दूसरी की स्टेट की बात है, पर हमारी स्टेट के अंदर जितने भी डिफेंस के लोग हैं उन्हें हर तरीके से हम मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। और हम कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में, जो पुराने डिस्ट्रिक्ट है, हम एक सैनिक वेलफेयर बोर्ड का एक ऑफिस भी बनाते हैं, बड़ी बिल्डिंग बाज़ाब्ता अभी कुछ एरिया में निजामाबाद में रेडी हो चुकी है, वो इनाग्रेशन कर रहा है। हमारे ऑफिसर्स है, मिलिट्री के ऑफिसर्स है, उन्हें अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन अपॉइंट करते हैं, और तमाम जो मिलिट्री के लोग होते हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे शहीद होने वालों को, उन्हें अच्छी सी मदद की जाती है। थैंक यू सो मच महमूद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।